30 LP इज नॉट द लिमिट कि इससे ज्यादा किसी को मिलता ही नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे डेवलपर होंगे इंडिया के अंदर, ऑल ओवर द ग्लोब के अंदर। $194.8 billion market worth in 2021 with 3.2 billion एक्टिव गेमर्स। ये थी हमारे गेमिंग डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज की वर्थ इन 2021 एंड एक्टिव गेमर्स जो कि 2021 में थे, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच अबाउट वूपिंग 339.5 बिलियन वर्थ इन 2027। वाओ, दैट्स अ बिग नंबर। तो ये कुछ शॉकिंग नंबर्स हैं गेमिंग डेवलपमेंट इंडस्ट्री से, यानी कि आने वाले टाइम में गेमिंग इंडस्ट्री जो है वो बूम करने वाली है। एंड इसका आइडिया हमको लॉकडाउन के बाद से ही लग गया था। जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ उसके बाद से कंटिन्यूसली गेमिंग इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ करती जा रही है। उसका रीजन भी है, रीजन बिहाइंड दैट एक सर्वे किया गया जिसमें पता लगा कि कहीं लोगों ने इन लॉकडाउन, इन पैंडेमिक जब वो फ्री थे तो दे स्टार्टेड गेमिंग। और आज आप देखोगे कहीं ज्यादा यूजर्स जो है वो गेमिंग इंडस्ट्री में बढ़ गए, गेमर्स जो है, एक्टिव गेमर्स जो है वो बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। एंड साथ ही साथ आप ये भी देखोगे कि जितना ज्यादा यूजर्स बढ़ेंगे उतना ही जो वर्थ है, उतना ही जो प्रॉफिट है वो किसको होगा? गेमिंग इंडस्ट्री को, गेम मेकर्स को, जो गेम्स बनाते हैं। और आप इससे भी आइडिया लगा सकते हैं आज मार्केट के अंदर अगर आप YouTube को यूज करते हो एक्सटेंसिवली तो ज्यादातर जो आपको यूट्यूबर्स मिलेंगे वो आपको गेमिंग इंडस्ट्री से मिलेंगे, यानी कि वो अपने YouTube चैनल के ऊपर गेम्स को लाइव होस्ट कर रहे होंगे YouTube चैनल के ऊपर। तो इस चीज से हमको ये आइडिया तो लग जाता है कि आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री मार्केट में बूम करने वाली है। हेलो एवरीवन, आई रौनक पुरोहित वेलकम यू ऑल टू WS क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। आप में से सारे लोगों ने कभी ना कभी गेम्स को प्ले किया होगा, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ रियल लाइफ गेम्स की नहीं, जो डिजिटल गेम्स है। डिजिटल गेम्स यानी कि जो आप लैपटॉप पे, पीसी पे, मोबाइल पे खेलते हैं। कुछ लोग होंगे जो एक्सटेंसिवली गेम प्ले करते हैं, यानी कि गेमर्स की कैटेगरी में आते हैं। कुछ लोग होंगे जो ऑन एन एवरेज जब भी उनको टाइम मिलता है अपने फ्री स्पेस में मेंटल रिलैक्सेशन के लिए गेम्स को प्ले करते हैं। और कुछ होंगे जिन्होंने बहुत रेयरली गेम्स को खेला होगा। बट जिन्होंने भी गेम्स को खेला है उनको हमेशा ये क्यूरियोसिटी रहती है कि आखिर ये गेम्स डेवलप कैसे होते हैं। कभी ना कभी आपके दिमाग में भी थॉट प्रोसेस आया होगा, जैसे कि मेरे दिमाग में आया कि यार एक्चुअल में जो हम गेम्स खेलते हैं, चाहे वो लैपटॉप पे खेलूं मैं या डेस्कटॉप पे खेलूं या फिर मैं मेरे मोबाइल फोन्स में खेलूं, तो यार ये जो चीज है, ये गेम्स डेवलप कैसे किए जाते हैं, एक्चुअल में इनको बनाता कौन है और बनाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है और किस तरीके से पूरा एक जो गेम है वो डेवलप किया जाता है। तो इस सेशन में फ्रॉम स्क्रैच टिल द एंड हम यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से गेम डेवलपमेंट होता है, यानी कि मार्केट के अंदर एक नॉर्मल यूजर यानी कि हम जैसे लोग किस तरीके से गेमिंग फील्ड में जा सकते हैं और जाने के लिए हमको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, किस तरीके से हम प्लान अप कर सकते हैं, क्या चीजें हमको एक्साइट करती है और इस तरीके से प्लान करके हम कहां तक पहुंच सकते हैं। और अगर हम इस गेमिंग इंडस्ट्री में एज अ करियर ऑप्शन उसको सेलेक्ट करते हैं तो हमारा आने वाले साल में क्या स्कोप रहने वाला है, ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप भी ये सारी चीजें जानना चाहते हैं और आपके मन में भी सारी क्यूरियोसिटी है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब गेमिंग एनवायरनमेंट में जाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी करंटली 3.5 बिलियन से भी ज्यादा गेमर्स हैं जो आपके मल्टीपल गेम्स को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे प्ले करते हैं, यानी कि उनको रन करते हैं, उनको खेलते हैं। तो बहुत बड़े बल्क में यूजर्स हैं आपके, और अगर आप इस फील्ड को चूज करते हैं तो आप आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा पैकेज अर्न कर सकते हैं या आप एक अपनी खुद की गेमिंग इंडस्ट्री को भी खड़ा कर सकते हैं। अब आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या गेमिंग डेवलपमेंट मेरे लिए है कि नहीं है, क्या मैं इसमें अपना करियर सेलेक्ट कर सकता हूं, करियर बिल्ड कर सकता हूं। तो उसके लिए आपको 3 आंसर्स देने होंगे। क्या आप पैशनेट है इस पर्टिकुलर चीज के लिए, क्या आप क्रिएटिव है, एंड क्या आप इमेजिनेटिव है, यानी कि उस पर्टिकुलर फील्ड को लेके पैशनेट होना, पैशनेट के साथ में आपका क्रिएटिव स्किल्स भी यहाँ पे बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। एंड मैं उसका एक ब्रीफ सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि किस तरीके से अगर आप क्रिएटिव नहीं भी है फिर भी आप गेमिंग इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका इमेजिनेशन। इमेजिनेशन भी बहुत जरूरी है जब हम गेम को डेवलप करते हैं। तो ये 3 चीजें अगर मैं कोई खुद से, अब खुद से का मतलब क्या हुआ कि जब भी हम गेम डेवलप करते हैं तो हमारे पास में 2 चीजें रहती है। एक होती पूरी इंडस्ट्री यानी कि एक पूरा का पूरा गेमिंग स्टूडियो होगा, पूरा एक गेमिंग टीम होगी जिसपे साथ में मिलके एक पर्टिकुलर गेम को डेवलप करती है। दूसरे एंड पे एक इंडिविजुअल भी इस गेम को डेवलप कर सकता है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उस पर्टिकुलर बंदे में होनी चाहिए या उसको वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लानी होगी सो दैट वो एक अच्छा सक्सेसफुल गेम क्रिएट कर सके। तो ये 3 मेन फैक्टर्स मेरे लिए रहते हैं कि अगर आप पैशनेट हो उस चीज को लेके, अगर आप क्रिएटिव हो एंड अगर आप इमेजिनेटिव हो। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारी गेम मेकर
जो इंडस्ट्री है, जो स्टूडियो है, जो पूरी टीम है, वो किस पर्टिकुलर चीजों में डिवाइडेड रहती है। क्योंकि जहां पे मैंने बात करी कि जब भी हम गेम डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव में जाएंगे तो हमारे पास में दो पर्सपेक्टिव आएंगे। एक पूरी टीम एक साथ काम करके एक पर्टिकुलर गेम को डेवलप करती है और एक इंडिविजुअल गेम को डेवलप करता है। तो जब टीम काम करती है तो टीम किस पर्टिकुलर प्रोपोर्शंस में डिवाइडेड रहती है, कौन सा काम कौन करता है, कौन सा काम कौन करता है। तो यहाँ पे वो डिवर्जन्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले रोल आता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का, स्टोरी बिल्डिंग का। अगर आप एक अच्छे स्टोरी टेलर हो, इमेजिनेटिव हो, स्टोरीज बनाना अच्छा लगता है आपको, स्टोरीज आप बनाते हो, तब भी आप एज अ स्टोरी टेलर, एज अ स्क्रिप्ट राइटर फॉर द गेम आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। एक कंपनी के अंदर इनकी भी रिक्वायरमेंट रहती है। ये सारे मैं आपको पार्ट्स बता रहा हूँ, एक गेम किस तरीके से डेवलप किया जाता है, इन टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे पहला आपका स्टोरी बिल्डिंग, स्टोरी बिल्ड की जाती है कि भाई स्टोरी के अंदर मेन रोल क्या होगा, मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से होंगे, उसके बाद में उनके प्लेयर्स का रोल क्या होगा, देन गेम के अंदर रूल्स क्या रहेंगे, रिवॉर्ड्स क्या रहेंगे, लेवल कैसे बिल्ड होगा। तो ये सारा कुछ आ जाएगा आपके स्टोरी बिल्डिंग के अंदर। उसके बाद में आता है गेम डिजाइनिंग। इस पर्टिकुलर स्टोरी पे बेस्ड हम इस गेम को किस तरीके से डिजाइन करेंगे, हम एनवायरनमेंट कैसा सेटअप करेंगे। अभी मैं आपको गेम्स के टाइप्स भी बताऊंगा, तो उस समय आप पर्टिकुलर डिसाइड कर सकते हो आप किस तरह का एनवायरनमेंट चाहते हो, किस प्लेटफॉर्म के लिए आप गेम बना रहे हो। तो डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डिजाइनिंग इज द सेकंड पार्ट जिसके ऊपर हम फोकस करते हैं बिल्डिंग होने के बाद में। फिर आता है ग्राफिक्स बिल्डिंग। अगर हम 2D भी बना रहे हैं और अगर अपन हाई एंड 3D गेम्स भी बना रहे हैं तो उनके केस में हमको ग्राफिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो वहां पे तीसरा मेन इंपॉर्टेंट रोल आता है ग्राफिक्स बिल्डिंग का। देन हमारा आता है कैरेक्टर डिजाइनिंग। अगर हम 3D में गेम बना रहे हैं तो हमको ऑब्वियसली जो 3D की मतलब क्या हो गया कि आप एक जैसा एनवायरनमेंट हमारा है वैसा ही एक गेम का एनवायरनमेंट होगा। जैसे हम ग्लोब पे फ्रीली मूव कर रहे हैं वैसे ही वो हमारे गेम में फ्रीली मूव कर पाएगा, तीनों ही डायरेक्शंस के अंदर। तो उसके लिए 3D मॉडलिंग बहुत जरूरी हो जाती है। उनको किस तरीके से डिजाइन करना है, कैरेक्टर को कैसे डिजाइन करना है, कैरेक्टर को कैसे रेंडर करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। उसके बाद में आता है हमारे पास में गेम मैकेनिक, मतलब गेम का जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके से फ्लो होगा। तो देन इन सारी चीजों पे बेस्ड हमारा एक कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है जो एक्चुअल में प्रोग्रामिंग करता है इन पूरे गेम को सेटअप करने का। ये सब हो जाने के बाद में जरूरत पड़ती है गेम डेवलपर की या प्रोग्रामर की, जो इन सारी चीजों को प्रोग्राम करके गेम को डेवलप करे। एक्चुअल में जो चीजें जो अपन यहाँ पे स्टोरी बिल्ड कर रहे हैं, कैरेक्टर डिजाइन कर रहे हैं, एक्चुअल में किस प्लेटफॉर्म पे चलेगी, ये हमारे लैपटॉप पे, मोबाइल पे, पीसी पे, इन सब पे चलेंगे। तो इन सब पे उस मशीन के अंदर वो कोड लिख के उन चीज को चलाने के लिए हमको ऑब्वियसली गेम डेवलपर या प्रोग्रामर की जरूरत होगी। तो इन सारी चीजों को एक्चुअल रियलिटी में लाने का काम आपका एक गेम डेवलपर या एक गेम प्रोग्रामर की हेल्प से होता है। उसके बाद में आते हैं टेस्टर, जो कि इन गेम्स को डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के अंदर, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में इनको टेस्ट करते हैं एंड देन टेस्ट केसेस क्रिएट होते हैं। एंड देन रोल आता है टेस्टर्स का, जो इनको टेस्ट करते हैं डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के ऊपर एंड डिफरेंट सिनेरियोस के अंदर, सो दैट कोई भी अगर बग हो, कोई भी अगर एरर हो या कोई भी ऐसा फॉल्ट हो जो उस गेम के अंदर अभी भी है तो उसको रिजॉल्व किया जा सके और फिर गेम को लॉन्च किया जा सके। और लास्टली जो हमारा रोल होता है कि जब सब कुछ हमने गेम बिल्ड कर लिया, गेम को टेस्ट कर लिया सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, अब हम इसको क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे उन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो ये एक फ्लो रहता है किसी भी गेम इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप इंडिविजुअली सारा काम करना चाहते हैं तो आपको भी ये सारी चीजों पे वर्क करना होगा। अब मैं आगे ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से अगर हम इंडिविजुअली स्टार्ट करते हैं तो किन चीजों पे हमको ज्यादा फोकस करना होगा और फिर कैसे हम एक एक करके इन सारी चीजों को टिक मार्क कर सकते हैं। एंड आगे चल के जब अगर हम एंटरप्रेन्योर लेवल पे इस चीज को ले जाना चाहते हैं तो आगे चल के हम प्रिस्क्राइबली इन सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए, इन सारे पर्टिकुलर कंपोनेंट्स के लिए हम अलग अलग लोगों को हायर कर सकते हैं डेजिग्नेटेड जॉब के लिए। आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि जो गेम डेवलप किया जाता है उसमें कितने मेन फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला स्टोरी बिल्डिंग, गेम डिजाइनिंग, साउंड डिजाइनिंग। साउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि बैकग्राउंड में किस तरीके का नॉइज क्रिएट होना चाहिए, किस तरीके का साउंड यहाँ पे आना चाहिए। देन प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग जिनको यूज करते हुए हम एक्चुअल में गेम को बिल्डअप करेंगे। एंड फाइनली जो हमारा काम होता है वो टेस्टर एंड रिलीजिंग। तो इस तरीके से हमारा एक गेम जो है वो इन पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट पर डिपेंडेंट रहता है। अब बात करते हैं कि कितने टाइप्स के गेम्स जो है मार्केट में अभी डेवलप किए जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो आपके बेसिक एप्स होते हैं, कोर एप्स होते हैं जो आपके एप्लीकेशन के थ्रू चलते हैं, जैसे कि क्विज गेम हो गया, जैसे कि नॉर्मल जिसमें ज्यादा ग्राफिक्स यूज में नहीं आ रहा, ज्यादा लॉजिक यूज में आ रहा है यूजर से। कुछ आपने गेम को जब भी देखा होगा तो गेम का आइडिया कैसे लगता है कि कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे जिनको आपको फॉलो करना रहेगा एंड उसके एंड पे एक रिवॉर्ड होगा। तो इसको हम एक गेम की कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। तो इनिशियल लेवल पे हम ऐसे गेम्स मार्केट में देखने को मिल जाते हैं जिनमें ज्यादा ग्राफिक्स नहीं होते हैं, जो नॉर्मल आपके ऐप जैसे ही दिखते हैं और उनमें एक एक्चुअल में गेम का लॉजिक बिल्डअप होता है। उसके बाद में आता है हमारे पास में 2D गेम्स, 2D यानी कि 2 डायमेंशन बेस्ड गेम, जिसमें हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेफ्ट टू राइट ले जा सकते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड ले जा सकते हैं। तो आपको वो जो सराउंडिंग लगेगा, आपको ऐसा लगेगा आप एक सराउंडिंग स्पेस में आ गए जहां पे लिटिल बिट
ग्राफिक्स यूज हो रहे हैं और आपको एक 2D एनवायरनमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें वही सेम चीज लेवल बिल्डिंग होगी, स्टोरी बिल्डिंग होगी, आप एक प्लेयर की तरह उस गेम में इन्वॉल्व होंगे एंड वहां पे कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे एंड उनका कुछ रिवॉर्ड्स होगा और इस तरीके से लेवल्स बिल्डिंग होगी। एंड फिर आता है हमारे पास में 3D गेम्स। 3D गेम्स का मतलब क्या हो गया कि एक्चुअल में जैसा हमारा एनवायरनमेंट होता है, जैसे हमारा सराउंडिंग होता है, हम तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। यानी कि मैं फॉरवर्ड बैकवर्ड जा सकता हूँ, लेफ्ट टू राइट जा सकता हूँ, राइट टू लेफ्ट जा सकता हूँ, मैं अपस्टेयर्स डाउनस्टेयर्स भी जा सकता हूँ। तो ऐसा ही सेम एनवायरनमेंट एक 3D की हेल्प से, 3D मॉडल की हेल्प से हम क्रिएट कर सकते हैं, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहां पे यूजर को एक रियलिस्टिक फीलिंग आए। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि ज्यादातर गेम्स जो होते हैं वो थोड़े हाई एंड ग्राफिक्स पे बनाए जाते हैं और ज्यादातर लोग को अट्रैक्ट भी करते हैं। इसका रीजन बिहाइंड क्या है कि जिस तरीके से हम मूवी देखने जाते हैं तो मूवी में हम क्या करते हैं, जो अंदर मूवी में कैरेक्टर जो प्ले कर रहा होता है, जो उधर प्लेयर होता है, एक्चुअल में वो प्लेयर नहीं, वहां पे एक्टर होता है जो मेन हीरो का रोल प्ले करता है, तो हम कई बार उनको सिंबलाइज करते हैं। हम जब मूवी को समझ रहे होते हैं तो हम ऐसा समझते हैं कि वो जो कैरेक्टर है वो हम है, जो हमारे कैरेक्टर को प्ले किया जा रहा है, तो हम उससे कनेक्शन बना पाते हैं। बट उसमें क्या होता है, एक प्रिस्क्राइब स्टोरी होती है जो उस फॉर्मेट में ही चल रही होती है, जहां पे आपका कोई कनेक्टिविटी नहीं होती, सिर्फ आप उसको फील कर रहे होते हो या फिर उस सिचुएशन को ग्रैप्स कर रहे होते हो और अपने से रिलेट कर पा रहे होते हो। इसी वजह से गेम्स बहुत ज्यादा चलते हैं, क्योंकि वहां पे एक स्टोरी तो होती है जो आपको ज्यादा कनेक्टिव फील करे, आपकी लाइफ के सर्कमस्टांसेस से भी सिमिलर हो सकती है एंड वहां पे कंट्रोल पूरा का पूरा आपके हाथ में होता है, क्योंकि वहां पे आप उस कैरेक्टर को प्ले कर रहे होते हो। इसीलिए ये जो गेम्स हैं बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे रियलिस्टिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि ग्राफिक्स इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि अगर मैं कोई आपके सामने गेम प्ले करूं और या फिर कोई वीडियो प्ले करूं तो आपके लिए स्टार्टिंग के 5 से 10 सेकंड ये एनालाइज करने में लग जाएगा कि कौन सा एक्चुअल में गेम है और कौन सा एक्चुअल में वीडियो है। तो इस तरीके की रियलिस्टिक जब आपको सराउंडिंग्स मिलती है तो यूजर ज्यादा कनेक्टिव फील होता है। तो ऐसा रियलिस्टिक एनवायरनमेंट आप यूजर के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं 3D गेम्स के अंदर। फिर हमारे पास में आता है वर्चुअल रियलिटी एंड ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। इनके ऊपर बेस्ड हम एप्लीकेशन भी बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर मार्केट में अभी जो चल रहा है वो गेम्स चल रहे हैं। वर्चुअल रियलिटी का मतलब क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, जो एक रियलिटी है जो कि वर्चुअल है। वर्चुअल यानी कि इमेजिनरी। आपने देखा होगा वर्चुअल वीआर के सेट्स आते हैं, जो आप यहाँ पे वीआर बॉक्स होते हैं जो आप यहाँ पे आईज के ऊपर सेटअप कर सकते हैं और आपको ऐसा लगेगा आप सच में एक डिजिटल रियलिटी के अंदर इन्वॉल्व हो गए एंड वहां पे जाके आप गेम खेल सकते हैं। आपने ऐसे गेम्स भी देखे होंगे जिसमें हैंड जेस्चर्स भी होते हैं। एक्सबॉक्स 360 गेम्स को आपके बारे में सुना होगा, जिसमें आपके यहाँ पे ग्लव्स या ऐसे कुछ सेंसर्स लगा दिए जाते हैं, जिसमें जिस तरीके से आप मूवमेंट करते हैं उस मूवमेंट को ट्रैक किया जाता है, ट्रेस किया जाता है। और रियल लाइफ में गेम में जैसे कि अगर मैं ऐसे पंच कर रहा हूँ तो रियलिस्टिक भी वो गेम में जो कैरेक्टर होगा हमारा वो उसको इस तरीके से पंच करेगा। मैं अगर इतने स्पीड के साथ इसको पंच कर रहा हूँ तो कैरेक्टर भी उसी तरीके से पंच करेगा। तो ये एक और 3D तो एक ऐसा था कि जिसमें आप सिर्फ देख रहे थे, महसूस कर रहे थे कि एक्चुअल में हमारी जो रियलिटी होती है वो गेम की तरह किस तरीके से फील कर सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में आप उस पर्टिकुलर वर्चुअल एनवायरनमेंट में प्लेस कर दिए जाते हो, तो ये और एक ज्यादा रियलिस्टिक फील देता है। उसके बाद में आता है आपका ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। इसमें क्या होता है, रियलिटी के अंदर चीजों को प्लेस कर दिया जाता है। जैसे कि अगर आ रही है तो इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कितने टाइप्स के गेम्स बिल्ड किए जा सकते हैं। आगे मैं आपको एक फ्लो भी बताऊंगा कि किस तरीके से अगर आपको अपना गेम डेवलपमेंट स्टार्ट करना है तो आप किस पर्टिकुलर स्टेप्स को या रोड मैप को फॉलो करके एक अच्छा खासा गेम डेवलपर बन सकते हैं इन नो टाइम। तो अब समझते हैं कि क्या क्या डिफरेंट डेजिग्नेटेड जॉब्स होती हैं गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री के अंदर। यानी कि जब हम गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, हम गेम डेवलप करना चाहते हैं, तो किन टाइप्स की जॉब्स अवेलेबल होती हैं गेम मेकर इंडस्ट्री के अंदर और मैं किन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। सबसे पहले जॉब, यहाँ पे मैं जॉब्स के बारे में इसलिए बता रहा हूँ सो दैट आप एक माइंडसेट में क्लियर कर सके कि आपको किस फील्ड को ऑप्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, दो मेन फैक्टर होते हैं जब हम किसी भी गेम को डेवलप करते हैं। एक उसका एस्पेक्ट होता है डिजाइनिंग पार्ट और एक होता है उसका डेवलपमेंट पार्ट। जो डिजाइनिंग पार्ट होता है वो ज्यादा क्रिएटिव होता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप क्रिएटिव नहीं भी है तो भी आप गेम डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर आप प्रोग्रामिंग रिच नहीं है, मतलब आपको कोई भी बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, कोई भी स्किल आपको नहीं आती, कोई भी प्रोग्रामिंग आपने नहीं सीख रखी है, प्रोग्रामिंग फील्ड से आप बिल्कुल भी अनटच्ड हो, फिर भी आप गेम डेवलपमेंट फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो उसके दो पर्सपेक्टिव आपके सामने हैं। एक पर्सपेक्टिव है डिजाइनिंग, यानी कि मैं गेम को डिजाइन कर सकता हूं, तो मैं एक डिजाइनर फील्ड में चला जाऊंगा और उसमें भी बहुत सारे अलग अलग जॉब रोल्स होते हैं। जो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला एस्पेक्ट होता है गेम डिजाइनिंग। आपको ये देखना है कि आपको गेम बनाने में मजा आता है या गेम को एक्चुअल में क्रिएट करने में मजा आता है। यानी कि बनाना और क्रिएट करना तो एक ही हुआ, बनाना और क्रिएट करना उसमें आपको डिफरेंस समझना होगा। क्रिएट करना के जो एक्चुअल में हमने सोचा है उसको रियलिटी में लेके आना, और बनाने का मतलब होता है
कि एक्चुअल में गेम को सोचना कि गेम किस टाइप का होगा, गेम प्ले कैसा होगा, एक्चुअल में स्टोरी को सोचना, ठीक है। उसके बाद में उस स्टोरी को सोचने के बाद में उसको किस तरीके से डिजाइन करना है, कैसा एनवायरनमेंट बिल्ड करना है, एंड फिर जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है आपका डेवलपर, जो उसको एक्चुअल में डेवलप करते हैं कि जो आपने स्टोरी सोची होगी, जो आपकी डिजाइनिंग कैरेक्टर्स होंगे, उनको यूज करते हुए वो प्रोग्रामिंग कोड ऐसा लिखेगा जो कि प्लेटफॉर्म पे जब रन होगा तो उसको एक रियलिस्टिक गेम फील मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि आप क्रिएटिव है, आप इमेजिनेटिव है, इमेजिनेटिव का मतलब मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप एक स्टोरी टेलर है, आप स्टोरी बिल्ड करते हैं, आप यूनिक स्टोरीज बिल्ड करते हैं। देखो गेम डेवलपमेंट में ये भी बहुत जरूरी होता है, जैसे कि मैं आगे आपको बताऊंगा कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं गेम डेवलप करते वक्त। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है अपील का, यानी कि डायनामिकनेस ऑफ द गेम, एंड किस तरीके से वो हमेशा गेम जो है वो यूजर को अट्रैक्टेड रखती है, ताकि वो गेम क्लोज भी कर दे तो उसके दिमाग में रहे कि नेक्स्ट टाइम को फिर जाना है और उस गेम को कंटिन्यू करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे सारा खेल जो होता है वो इमेजिनेशन को होता है कि आप किस तरीके से डीपली एक गेम को प्लान कर सकते हो, जिससे कि हमारा यूजर जो है, जो गेमर जो है, जो उस गेम को यूज करेगा, मतलब उस गेम को प्ले करेगा, वो हमेशा हमारे गेम से कनेक्टेड रहे। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कुछ सोचते हैं, अगर आप स्टोरी टेलिंग आपकी अच्छी है, आप इमेजिनेटिव है, चीजों को बिल्ड कर सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, कंटेंट राइटर्स हैं, तो इस तरीके की स्टोरी आपके दिमाग में सेटअप है और ऐसी आपकी स्टोरीज आती रहती है। तो कई बार क्या होता है ना कि जैसे मूवीज में भी देखते हैं, कुछ मूवीज होती हैं जो आपके एग्जैक्टली फिल्म की तरह बनती है, कुछ होती है जो वेब सीरीज की तरह बनती है, कुछ शॉर्ट फिल्म बनती है। तो ऐसे ही गेम्स में भी आप ट्राई कर सकते हैं, आप मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं, आप खुद को अपने आप से ये चीजों के लिए सोचने के लिए मजबूर कर सकते हैं कि हम एक छोटा सा गेम डेवलप करेंगे तो उसका क्या स्टोरी होगा, क्या डिजाइनिंग होगा, किस तरीके से वो यूजर को हमेशा कनेक्टेड रखेगा। फिर हम बड़े लेवल के लिए प्लान कर सकते हैं और उससे बड़े लेवल के लिए प्लान कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक आइडिया ले सकते हो कि आपका ये फील्ड है या ये नीश है कि नहीं है। उसके बाद में आते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर, जो कि होता है डिजाइनिंग पार्ट। अब डिजाइनिंग पार्ट क्या है कि भाई हमने उस पर्टिकुलर चीज पे तो फंक्शन कर लिया कि स्टोरी कैसे रहने वाली है, क्या चीज चलेगी। जैसे एक मूवी बनाता है ना डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मिलकर, जैसे जिस तरीके से मूवी क्रिएट होती है, वैसे ही आपका गेम भी डेवलप होता है। वो भी क्या करता है, कास्टिंग करता है, वो भी कैरेक्टर्स को डिजाइन करता है, वो भी स्टोरी बिल्ड करता है, स्क्रिप्ट लिखता है। उसके बाद में एक्चुअल में वो जो मूवी है वो फिल्म की जाती है। तो मूवी जो फिल्मिंग होती है वो आपका एक डेवलपर करेगा, लेकिन उससे पहले का जो प्री मूवी जो काम होता है, यानी कि गेम डेवलप होने से पहले जो सारा सेटअप होता है, वो काम कौन करता है, हमारा स्टोरी टेलर्स या फिर डिजाइनर्स। तो ये डिजाइनर्स की फील्ड जो मैं बता रहा हूं, यहां पे भी आपके पास में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है। गेम डिजाइनर, गेम प्ले, कैरेक्टर एनिमेटर, आर्ट डिजाइनर, स्क्रिप्ट राइटर, गेम मॉडलर, लेवल स्क्रिप्टर एंड लेवल डिजाइनर। तो इतने सारे जो ये आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज है, ये केवल और केवल ओरिएंटेड है आपके डिजाइनिंग पार्ट से। ठीक है, जो एक्चुअल में गेम को डिजाइन करने के लिए काम में आता है। अब चलते हैं दूसरे पर्सपेक्टिव के अंदर, जो कि हमारा गेम डेवलपर, यानी कि जो एक्चुअल में गेम को रियलिटी में लाता है कि जो आपने चीज सोची है, जो स्टोरी बिल्ड हुई है, जो डिजाइनिंग हुई है, जो एनवायरमेंट सेटअप हुआ है, जो आपका 3D मॉडलिंग हुई है, 3D मॉडल्स क्रिएट हुए हैं, एनिमेशंस क्रिएट हुए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई गई है कैरेक्टर की, वो सारी चीजें अब रियल लाइफ में जिप होके एक पूरा आपका एक गेम डेवलप करेगा। वो होता है गेम डेवलपर का रोल। ये गेम डेवलपर्स की पूरी टीम क्या करती है कि जो भी सेटअप होता है उसके बेसिस पे गेम को डेवलप करती है, एंड उनके अंदर कई सारी चीजें होती है, जैसे कि फिजिक्स, मैथ्स, इन सब को यूज करते हुए वो एक्चुअल में रियलिटी बेस्ड गेम्स को डेवलप करके मार्केट में डिप्लॉय करती है। और जब मार्केट में डिप्लॉय करने की बात आती है तो एक और रोल आ जाता है डेवलपर के पार्ट में। जैसे डिजाइनर के अंदर दो पार्ट मेनली देखे होंगे आपने, कि एक जो स्टोरी बिल्ड करा है, जो इमेजिनेटिव ज्यादा है, वो स्टोरी टेलर, स्क्रिप्ट राइटर, लेवल डिजाइनर, लेवल बिल्डर। और एक हो गया जो डिजाइनर होता है, जो एनिमेशन करता है, जो सराउंडिंग्स क्रिएट करता है, जो लाइटिंग देखता है, जो साउंड मैनेजमेंट करता है कि साउंड का डिजाइनिंग कैसा होगा, साउंड किस तरीके से क्रिएट होगा। ये सब आ गए इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर। अब दूसरे पार्ट में अगर डेवलपमेंट की बात करें तो एक होता है डेवलपर्स और एक होता है टेस्टर, क्यूए टेस्टर, क्वालिटी एनालिस्ट, जो उस गेम को टेस्टिंग करते हैं। क्या डेवलपर ने डेवलप कर दिया, लेकिन एज अ यूजर, एज अ ऑटोमेशन, एज अ मैनुअल टेस्टिंग, वो दोनों तरीके से उसको थॉरली टेस्ट करते हैं, सो दैट वो ये चीज जान सके कि ये जो हमारा गेम डेवलप हुआ है ये बग फ्री है कि नहीं है। जब तक कि वो बग फ्री नहीं हो जाता तब तक वो यूजर के लिए अवेलेबल नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से गेम डेवलपमेंट में भी आपके पास में दो मेन अपॉर्चुनिटीज होती है, एज अ गेम डेवलपर एंड एज अ गेम टेस्टर या क्वालिटी एनालिस्ट, तो जिसके थ्रू आप गेम डेवलपमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये कुछ जॉब प्रोफाइल्स होती हैं जो आपको लिंक्डइन पे मिल जाएगी। और मैं अभी रिसेंटली लिंक्डइन पे फॉलो अप ले रहा था, तो आपको ये जान के शौक लगेगा कि अभी मार्केट में 7th नंबर पे जो रिक्वायरमेंट है लिंक्डइन के ऊपर, वो है गेमिंग फील्ड से, गेम डेवलपर की, गेम एनालिस्ट की, गेम
डिजाइनर की, गेम स्टोरी बिल्डिंग की, मतलब पूरा गेम से रिलेटेड, जिसमें सबसे ज्यादा बूम कर रहा है यूनिटी प्लेटफॉर्म। और यही सेम चीज अगर मैं आपको बताऊं कि आज से 4-5 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो यही रैंकिंग जो थी वो 2025 में थी, क्योंकि उस समय इतने ज्यादा, पहली बात तो इतने ज्यादा फ्रेमवर्क्स नहीं थे। आजकल अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा फ्रेमवर्क्स आ चुके हैं, अभी हम उसी पे जाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा कि एज अ लर्नर, एज अ बिगनर मैं कहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो उस समय ऐसे फ्रेमवर्क्स नहीं थे या ऐसा इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं था उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में कि जिससे कि आप उस पर्टिकुलर टाइम में गेम डेवलप कर पाए। बट आज की टाइम में अगर आप देखें तो पिछले कुछ 10 सालों में ये काफी ज्यादा ग्रो हो चुकी है और ज्यादा ग्रो होने वाली है और बहुत ही रैपिड ग्रो हो रही है। मतलब जो पिछले 10 साल में ग्रोथ मिली है वो एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 5 साल में या 4 साल में वो ग्रोथ डबल हो जाएगी। तो इससे हमको ये आइडिया हो जाता है कि आज के टाइम में अगर मैं गेम डेवलपमेंट सीखना बिगिन करूं तो मेरे लिए काफी ज्यादा चीजें आसान हो चुकी हैं और मैं स्टार्ट कर सकता हूं एंड काफी कम टाइम में मैं वो चीज भी अचीव कर सकता हूं। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये बात तो सारी सही है कि गेम डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे डेवलप होता है, किन किन चीजों पे फंक्शन किया जाता है, कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है मार्केट के अंदर, किस तरीके से हम गेम डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर हमारा थॉट प्रोसेस गेम डेवलपमेंट मिड करियर को बिल्ड करने का है। अब समझते हैं कि एज अ बिगनर, एज अ नोवाइस, हम कैसे हमारी जो गेम डेवलपर की जो जर्नी है, गेम मेकिंग की जो जर्नी है, उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमेशा जो स्टार्टिंग होती है, बिगनिंग होती है, वो हमेशा एज अ इंडिविजुअल होती है। कभी भी आप इनिशियली कोई टीम लेके नहीं चल पाओगे। आपको पहले खुद पे इस पर्टिकुलर पैशन को आपको फॉलो करना होगा एक पर्टिकुलर टाइम तक, एंड उस पर्टिकुलर टाइम के बाद आप एक टीम को बिल्ड कर सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं। डे बाय डे आपकी वो टीम जो है वो बड़ी होती जाएगी और आप एक गेम डेवलपमेंट कंपनी बन जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि वेयर टू स्टार्ट। अब आप सभी को भी ऐसा लग रहा होगा कि हम भी गेम डेवलप कर सकते हैं, हम भी इस फील्ड में जा सकते हैं, क्योंकि कभी ना कभी आपको ये चीज का क्यूरियोसिटी रहा ही होगा कि गेम किस तरीके से डेवलप किया जाता है। और कभी ना कभी आपको ये चीज भी लगी होगी कि यार ये गेम में अगर ऐसा कुछ होता तो ये गेम और ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता था, या ये गेम और ज्यादा इंप्रूव हो जाता, या ये गेम और ज्यादा वर्सिटाइल हो जाता। तो उस केस में अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप भी अपनी गेमिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करने के लिए कुछ चीजें जिनको हमको ध्यान रखना है, तो मैं आपको एक सिंपल सी स्क्रिप्ट बता रहा हूँ कि भाई जब भी आप कोई गेम स्टार्ट करो, कोई भी गेम डेवलप करना है आपको, तो आप इन स्क्रिप्ट को या इन पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप एक अच्छा खासा गेम डेवलप कर सकते हो। तो वो कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है? तो सबसे पहले सेटिंग अप द गोल, यानी कि आपको गोल सेटअप करना है, जर्नी सेटअप करनी है कि किस तरीके का नीश रहेगा हमारे गेम डेवलपमेंट में, क्या एक पर्सपेक्टिव रहेगा, क्या एक स्टोरी रहने वाली है इसके अंदर। फिर सेकंड आते हैं रूल्स। आप जब भी गेम्स को देखेंगे तो गेम्स में रूल्स अप्लाई होते हैं, तो आप रूल्स डिजाइन करोगे अपने गेम को लेके, अपने प्लेयर को लेके, जो प्लेयर एक्चुअल में उस गेम को प्ले करेगा। देन थर्ड पार्ट जो आता है वो आपका होता है रिवॉर्ड्स, क्या रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको मिलेंगे चांसेस, कितने चांसेस प्रोवाइड किए जाएंगे इस चीज को, इस लेवल को अचीव करने के लिए। एंड फाइनली आता है लेवल्स। तो जब भी हम एक गेम डेवलप कर रहे हैं तो हम इन 5 चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं कि स्टोरी टेलिंग यानी कि जर्नी क्या रहने वाली है, देन रूल्स, फिर रिवॉर्ड्स, एंड फिर चांसेस, एंड देन फिर आपका लेवल्स, कितने लेवल में हम इस गेम को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं और किस तरीके से हम लेवल को एक्सटेंड करने वाले हैं इन द टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हम गेम को डिजाइन कर रहे हैं, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो हमारी स्टोरी बिल्डिंग है, उसको हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो उसके लिए 3 मेन कंपोनेंट्स पे आपको फोकस रखना होगा। वो 3 मेन कंपोनेंट्स क्या है? सबसे पहला है प्लेयर का रोल। जो भी प्लेयर, जो भी आप गेम डेवलप कर रहे हो, वो एक प्लेयर को सोच के आप डेवलप कर रहे हो। प्लेयर के इर्द गिर्द ही सारा चीज रिवॉल्व होना चाहिए, ठीक है। सारी चीजें उससे कनेक्टेड होनी चाहिए और उसमें वर्सेटिलिटी होनी चाहिए, उसमें डायनामिकनेस होनी चाहिए कि अगर ये चीज होती है तो ये आउटकम होगा, अगर ये चीज होती है तो ये आउटकम होगा। डिफरेंट इनपुट्स पे डिफरेंट आउटपुट जनरेट होने चाहिए, सो दैट एक क्यूरियोसिटी हमेशा एक प्लेयर के दिमाग में बनी रहे कि अगर मैं कुछ ऐसा करता हूं तो मैं इस तरीके का रिजल्ट मेरे को मिलेगा, अगर मेरे को इस चीज को अचीव करना है तो मेरे को इस तरीके का दिमाग लगाना होगा, इस तरीके का क्रिएटिव माइंड प्ले में लाना होगा, तो ये आउटकम बदल सकता है। एंड आउटकम कैन बी डिफरेंट। आपने देखा होगा गेम के अंदर बहुत सारे गेम्स आपको ऐसे मिलेंगे कि एक पैटर्न को फॉलो करेंगे कि भाई आप ऐसा करोगे, यहाँ स्टेप में जाओगे, इसको क्लियर करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा चल रहे हैं, वो होते हैं डायनामिक रेंज के साथ में, यानी कि अगर आप ऐसा रिएक्ट करोगे, ऐसा गेम प्ले करोगे तो उसके आउटकम्स कुछ अलग होंगे, अगर आप इस तरीके से गेम प्ले करोगे तो उसके आउटकम्स कुछ अलग होंगे, और इनमें भी डिटेल्स में बहुत सारे केसेस और उनके डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स। तो इस तरीके से प्लेयर का जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसको आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, उसके अराउंड आपको सारी चीजों को बिल्ड करवाना है। देन आता है कम्युनिकेशन, कि किस तरीके से इफेक्टिवली हमारा जो गेम है वो यूजर के साथ में, जो प्लेयर है उसके साथ में कम्युनिकेशन कर पा रहा है, उनको सारी चीजों को क्लियरली समझा पा रहा है,
कि आपका इस मिशन में क्या टारगेट है, क्या मोटो है, क्या ऑब्जेक्टिव है और आपको किस तरीके से इस चीज को अचीव करना है, किस तरीके से आपको इन चीजों का ध्यान रखते हुए ये सारे लेवल्स को पार करते हुए आपको ये चीज अचीव करनी है। ये सारा मेन खेल रहता है आपके कम्युनिकेशन के ऊपर कि आप किस तरीके से इफेक्टिवली अपने गेम में कम्युनिकेट कर पा रहे हो अपने प्लेयर्स के साथ में, जो यूजर है जो एक्चुअल में प्ले कर रहा है हमारे गेम को उसके साथ में। देन थर्ड चीज आती है आपकी अपील, दैट इज क्यूरियोसिटी टू डिस्कवर समथिंग न्यू, कि हर बार मैं जिस गेम को चला रहा हूँ उसमें मेरे को हमेशा ये क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए एज अ यूजर के इस गेम को जब मैं प्ले करूँ एज अ गेमर मेरे को क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए कि अगर मैं इस चीज को एक्सप्लोर करता हूँ जो कि मैंने अभी तक नहीं किया है तो कुछ मेरे को और देखने को मिलेगा, या मैं इस तरीके से गेम को अगर प्ले करता हूँ तो उसका आउटकम कुछ और होगा। मतलब एक टाइप ऑफ कनेक्शन हमेशा हमारा गेमर के साथ में एज अ गेम रहना चाहिए सो दैट वो मेरे गेम से स्टक रहे। चाहे आप डिफरेंट लेवल्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, चाहे आप लेवल्स के अंदर भी डिफिकल्टी को बढ़ा दो या कम कर दो, उसके हिसाब से भी ये चेंजेस आ सकते हैं, या अपने गेम में आप डायनामिक रेंज को इंट्रोड्यूस कर दो कि अगर ऐसा होता है तो इस तरीके से ये चीजें अप्लाई होगी, अगर मैं ये चीज नहीं करता हूं तो इसका आउटकम कुछ इस तरीके से होगा जो मेरे पूरे गेम के अंदर भी इफेक्ट करेगा। तो उन सारी चीजों से गेमर जो है वो गेम से ज्यादा कनेक्टेड फील करता है। तो ये थे वो कुछ मेन कंपोनेंट्स, जब हम कोई भी गेम को डेवलप करने जा रहे हैं तो इन कंपोनेंट्स पे ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि भाई किस तरीके से हम हमारे गेम को डिजाइन करें, क्या सोच के बनाए, किन चीजों पे हम वर्क करें, किन चीजों को मिस आउट नहीं करना है, किन चीजों को इंक्लूड करना ही करना है और किन चीजों पे ज्यादा फोकस रखना है। अब आप सबके भी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये सारी चीजें तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है और मैं भी एक गेम डेवलपर बनना चाहता हूँ, इस फील्ड में अपना करियर स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या चीजें मेरे पास में होनी चाहिए, मतलब कि एक गेम डेवलपर की क्या क्वालिफिकेशंस होती है। अब क्वालिफिकेशन में अगर हम आ गए तो एक चीज का यहाँ पे मैं एस्ट्रिक मार्क कर देता हूँ कि अगर यूजर को, अगर जो डेवलपर है या अगर जो भी यूजर है उसको अगर एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर चीज में, एक्सपर्टाइज है, वो काफी टाइम से कर रहा है, तो अगर वो 10th पास भी है, 12th पास भी है, तब भी उसको बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप अब जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो मैं उन पर्टिकुलर क्वालिफिकेशंस की बात कर रहा हूं जो एक्चुअल में अगर आपके पास में होगी तो इट विल बी अ प्लस पॉइंट, इट विल बी अ आइसिंग ऑन द केक, कि मतलब ये चीजें होनी चाहिए जो काफी कंपनीज को अट्रैक्ट करती है अगर आप गेम मेकर फील्ड में जाना चाहते हो। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका जो नीश होना चाहिए, मतलब मेन चीज तो ये है कि आपका स्कूलिंग आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद में आपको एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, सबसे बेस्ट चीज है बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अब इसमें क्लॉज ये है कि होनी चाहिए, इसी के बाद में मेरे को जो गेम मेकर इंडस्ट्रीज है वो मेरे को हायर करेगी या कंपनीज मेरे को जॉब देगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं वो बेस्ट केसेस की बात कर रहा हूँ कि एटलीस्ट ये सारी चीजें होगी तो आपकी जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो आप बैचलर्स कर सकते हैं, फिर मास्टर्स कर सकते हैं, एंड बैचलर्स किस में, तो आपको कई सारे यहाँ पे कोर्सेज दिख जाएंगे, इन सारे कोर्सेज में से किसी भी एक कोर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 12th पास है और अभी आपको अपना नीश क्लियर है कि भाई मेरे को गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री में ही जाना है, तो आप अभी से इन कोर्सेज को कर सकते हैं। यानी कि बैचलर्स के अंदर भी इंडिया के अंदर नियर अबाउट 250 कॉलेजेस हैं जो पर्टिकुलरली गेम डेवलपमेंट के कोर्सेज करवाती है। मतलब एज एन आपको एक डिग्री भी मिलेगी, और डिग्री भी किस पर्टिकुलर चीज में मिलेगी, उस पर्टिकुलर नीश में जिसमें आप जाना चाहते हैं। वही सेम कॉलेजेस आपको मास्टर्स की डिग्री भी देगी। तो अगर आप मास्टर डिग्री भी ले लेते हैं, मतलब आपने बैचलर्स किया उसके बाद में आपने मास्टर्स कर लिया, तो मास्टर्स करने से क्या फायदा होगा, मास्टर्स करने से ये फायदा होगा कि यू विल बी हैविंग अ अपर हैंड इन दैट गेम मेकर कंपनी। तो जो भी कंपनीज होगी उसमें जो हायरिंग होगी उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी जिनको उस पर्टिकुलर नीश के अंदर मास्टर्स डिग्री है, सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी जिनको उनके अंदर बैचलर्स डिग्री है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर मास्टर डिग्री है कोई भी पर्टिकुलर स्किल के अंदर, नॉर्मली भी अगर आपका वो निश भी नहीं है और आपके पास में मास्टर्स डिग्री है, तब भी आपके पास में एक अपर हैंड रहता है कि आपको जो जॉब पोजीशन है वो हायर प्रोवाइड की जाती है और सैलरी भी उसके रिस्पेक्टिव में ज्यादा मिलती है। तो अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो वेल एंड गुड है, नहीं भी है तब भी आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो और कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो इट विल बी अ प्लस पॉइंट। अब बात आती है कि क्या हम डिप्लोमा भी कर सकते हैं और फिर गेम मेकर इंडस्ट्री में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बिल्कुल, आप डिप्लोमा इन पर्टिकुलर कोर्सेज में अगर आप करते हैं तब भी आप गेम मेकर इंडस्ट्रीज में अप्लाई कर सकते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा है यार हमने तो बैचलर्स कर ली है कंप्यूटर साइंस के अंदर, हमने मास्टर्स कर ली है मैकेनिक्स के अंदर, हमने तो डिप्लोमा कर ली इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, तो उस केस में क्या हम इस फील्ड में नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हो आप, बट उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, प्री रिक्विजिट नॉलेज चाहिए जो हम आगे भी समझेंगे। ठीक है, अगर आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में, उस नीश में अगर अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा एक्सपर्टाइज है, अच्छा खासा बैकग्राउंड नॉलेज है, तब भी कंपनियां हायर करती, डजंट मैटर, जो कि मैं स्टार्टिंग में भी कह चुका हूं। मतलब अगर आपके पास में इन पर्टिकुलर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की अगर आपके पास में डिग्रीज हैं तो एक बेटर केस हो जाता है कि आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, क्योंकि आप पहले से
फोकस्ड हो, आप विजन हो कि भाई मेरे को आगे चल के यही चीज को अडेप्ट करना है, ठीक है। और अगर आप एक जर्नी को स्टार्ट कर चुके हो और मिड में आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, मेरे को जो हमेशा से एक्साइट करता था वो गेम है और अब मेरे को गेम डेवलपमेंट में जाना है, तो आप फिर भी जा सकते हैं, ठीक है। इट डजंट मीन कि आपको वो चीज होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके पास में इस पर्टिकुलर नीश की ही डिग्री होनी चाहिए, बट अगर इन पर्टिकुलर नीश की डिग्रीज हैं तो आपके लिए ऑप्शन ज्यादा क्लियर हो जाते हैं, आपके लिए ये मतलब एक बेस्ट केस हो जाता है, बेस्ट केस सिनेरियो हो जाता है। इन सबको अगर हम सम अप कर देते हैं यार, डिग्री में इतना ज्यादा फर्क थोड़ा ना पड़ता है, डिग्री है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेन चीज क्या है, मेन चीज है आपका इंटेंट, आपका इंटेंट और आपके लॉजिक्स कितने क्लियर है, आप अपने नीश के प्रति कितना डिवोटेड हो। सबसे पहले क्वालिफिकेशन में जाने से पहले आपको इन चीज का आइडिया रहना चाहिए कि अगर आप एक गेम डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी फिजिक्स अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए प्रेफरेबल भी है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस फील्ड से हैं या आपने 12th के अंदर साइंस मैथ्स ले रखा है या साइंस बायो ले रखा है, साइंस है मैथ्स है, तो उन चीजों को, उन सब्जेक्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने स्कूल्स में, अपने कोर्सेज में, अपने ग्रेजुएशन में उन पर्टिकुलर चीजों को समझा होगा, उन पे ज्यादा फोकस किया होगा, उन पे ज्यादा काम किया होगा। यानी कि मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी फिजिक्स अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस का नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस क्यों, अगर आप गेम मेकर फील्ड में है तो मैं ये चीजें बता रहा हूँ, गेम मेकर फील्ड में मैथ्स बहुत ज्यादा यूज में आती है लॉजिक बिल्डिंग के लिए, फिजिक्स बहुत यूज में आती है, क्योंकि जब आप 3D कोई एनवायरनमेंट क्रिएट करो या 2D भी एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो कि यार ये जो बुलेट फायर होगी इस पर्टिकुलर गन से, तो कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है, अगर इतनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है तो इनका जो कोलिजन होगा वो कैसा इंपैक्ट लाएगा, कैसा मोमेंटम क्रिएट होगा। देन अगर ये बाइक यहाँ से आ रही है और ये कार यहाँ से आ रही है, जब ये कोलाइड करेंगे तो यहाँ पे इतना वेट है, इसमें इतना वेट है, तो कौन सी चीज अपलिफ्ट होगी, कौन सी किस तरीके से रिएक्शंस आएंगे। देन लाइटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि लाइटिंग किस तरीके से होगी, शेडोज किस तरीके से रखने हैं, एंगल्स क्या रखने वाले हैं, तो इन सारी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप डिजाइनिंग फील्ड में जाना चाहते हो, ये तो सारा हुआ डेवलपमेंट फील्ड से, अगर आप डेवलपमेंट फील्ड में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप डेवलपमेंट फील्ड से नहीं हो, आप डिजाइनिंग फील्ड से हो, स्टोरी टेलिंग से हो, तो आपको एनिमेशन के अंदर एक अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए, आपको फिल्म मेकिंग का अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए, आपको स्टोरी टेलिंग, कंटेंट राइटिंग का एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, एक अच्छी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, VFX ग्राफिक्स के बारे में अच्छा आइडिया होना चाहिए, 3D मॉडलिंग का अगर आपको आइडिया है, रेंडर को अगर आपने यूज किया, रेंडर पे आपकी एक्सपर्टाइज है, तब भी आप गेमिंग इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं। तो ये सारे क्वालिफिकेशंस होते हैं, जिसमें मैंने कुछ आपको सर्टेन क्वालिफिकेशंस बताए डिग्री के हिसाब से कि भाई इन कोर्सेज को अगर आप करते हो तो ये एक बेटर है कि अगर आप अभी 12th पास हो, 12th कर रहे हो या 11th कर रहे हो और अभी से आपका विजन है कि मेरे को आगे चल के इसी चीज को फॉलो करना है, इसी ड्रीम को अचीव करना है, तो आप अभी से ये सेटअप कर सकते हैं कि अगर आपको डिग्री भी चाहिए और डिग्री भी उस नीच में मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। एंड इवन इफ अगर आप कर चुके हैं, आप बीटेक होल्डर हैं, आप BSc कर चुके हैं, जो कि मैंने सारे कोर्सेज बताए, तो अगर आपने बीटेक कर लिया है या आपने कोई भी बैचलर्स डिग्री ले ली है, ठीक है, उसके बाद में आपने अपना आइडिया चेंज कर लिया और अब आप इस फील्ड में जाना चाहते हो, तब भी आप इस पर्टिकुलर फील्ड में जा सकते हो। बस आपको उन चीजों पे अच्छा खासा होल्ड होना चाहिए, अच्छा खासा एक्सपर्टाइज होना चाहिए, और वो चीज कैसे होगी वो भी हम देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी कॉलेजेस हैं जो गेम रिलेटेड, एनिमेशन रिलेटेड, ग्राफिक्स रिलेटेड, डिजाइन रिलेटेड, 3D ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज जो है, बहुत सारे बैचलर प्रोग्राम जो हो गए, मास्टर प्रोग्राम जो है वो करवाती है। तो उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रही होगी, तो आप इनमें भी अप्लाई कर सकते हैं और अपना कोर्स जो है, जैसे अगर आपने बैचलर कर लिया तो आप मास्टर इस फील्ड में कर सकते हैं अगर आपका नीश वही है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको कम टाइम में एक अच्छा पोजीशन मिले और अच्छी सैलरी हाइक मिले आपको, तो उस केस के लिए भी आप ये कोर्सेज, ये प्रोग्राम्स में एनरोल हो सकते हैं। अब यार सारी चीजें ठीक है, आपने क्वालिफिकेशन भी बता दी, आपने कोर्सेज भी बता दिए, मेरे को तो आप ये बताओ कि स्टार्ट कहाँ से करें। मतलब सब कुछ देख लिया हमने गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन अगर मैं आज से ही अगर स्टार्ट करना चाहता हूं तो मैं कहां से स्टार्ट करूं। देखो, स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप इंडिविजुअल है तो फिर आप ज्यादा फोकस करेंगे डेवलपमेंट की तरफ, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर आप कुछ भी इमेजिनेशन कर लेंगे तो उस चीज को आपको डिप्लॉय करना होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे हैं, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई हम एक नेक्स्ट लेवल का गेम बनाएंगे, हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक गेम्स से, ठीक है, जो आपके ऐप ओरिएंटेड हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बेसिस पे हो सकते हैं। इसी केस में हम पहले समझ लेते हैं कि हमको जब डेवलपमेंट हम स्टार्ट करेंगे तो हमको किन किन चीजों की प्री रिक्विजिट होनी चाहिए एंड किस जगह पे हम उन चीज को डेवलप कर सकते हैं, यानी कि किन लैंग्वेजेस को हमको सीखना होगा, और लैंग्वेजेस सीखने के बाद में हम किन आईडीज पे या इंजन्स पे वर्क करके फ्रीली हमारे गेम को डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किन किन गेम इंजन्स पे आप वर्क कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे बहुत सारे गेम इंजन्स दिख रहे होंगे, इन सभी गेम इंजन्स को आप यूज कर सकते हो। इनमें से कई सारे फ्री भी है और कुछ पेड भी है, और कुछ ऐसे होंगे जो इनिशियली फ्री होंगे और आगे चल के अगर आप एक्सटेंसिवली यूज करते हो
तो वो पेड हो जाएंगे। तो इन सारे गेम इंजन्स के ऊपर, जिनका मैं लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो इन सारे गेम इंजन्स पे आप वर्क कर सकते हो, जिनको आप आईडी भी कह सकते हो। अब हम समझते हैं कि गेम इंजन और आईडी का क्या इंपॉर्टेंस होता है। गेम इंजन एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जहां पे आप एक गेम को डेवलप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्री डिफाइंड एसेट्स एंड प्री डिफाइंड लॉजिक्स। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे कि अगर आप यूनिटी में गेम डेवलप करते हैं तो वहां पे आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा जहां पे आप गेम को डेवलप कर सकते हैं। आपको ज्यादा कुछ चीजें फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जो बने बनाए चीजें हैं, जो एसेट्स में पड़ी है, उनको यूज करके, उनके लॉजिक्स को यूज करते हुए आप अपना गेम डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे लाइटिंग को पेश करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके गेम सीन के अंदर लाइट, यहाँ पे लाइट का ऑप्शन होता है वहां पे, तो वहां पे लाइट अगर यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली अगर आप ऑब्जेक्ट वहां प्लेस करते हैं तो शेडो इस डायरेक्शन में, इतनी जगह से अगर डायरेक्शन आ रहा है तो इतना शेडो क्रिएट होगा। ये लॉजिक लगाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती गेम इंजन में, ठीक है। अब एक प्रिस्क्राइब्ड है कि अगर आपको उसको डिटेलिंग में जाना है तो उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, लेकिन डिफॉल्ट ये सारी चीजें आपको प्री डिफाइंड मिलती है गेम इंजन के अंदर, ठीक है। उसी के अलावा जो फिजिक्स के लॉज भी होते हैं वो भी सारे आपको प्री डिफाइंड मिल देंगे। अगर आपने इसको एक वेट दे दिया, इसको भी एक वेट दे दिया, और जब ये आपस में कोलाइड होंगे तो किस तरीके ट्रैजेक्टरी क्रिएट होगी, ये भी सारी पहले से डिफाइंड है गेम मेकर के अंदर। तो इन चीजों को यूज करके हम कम टाइम में अच्छा खासा गेम डेवलप कर सकते हैं और धीरे धीरे इसमें हम मास्टरी ला सकते हैं। फिर हम खुद से उन चीजों को और ज्यादा टेक्सचराइज कर सकते हैं कि मैं इस चीज को और रियलिस्टिक बनाने के लिए इनमें और चेंजेस ला सकूं। फिर आता है कि यार ये जो गेम इंजन होते हैं ना, ये आईडी भी होते हैं। मतलब इंजन का मतलब ये हो गया कि आपको एक फ्रेमवर्क के अंदर जितने भी टूल्स, एसेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, लॉज वगैरह जो मैकेनिज्म है, वो सारे प्री डिफाइंड मिलेंगे। साथ ही साथ आपको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मिलेगा। उस एनवायरनमेंट में आपको सारी चीजें वहीं प्लेस्ड होगी, जिनकी हेल्प, जैसे कि आपको कोई भी चीज अगर यूज करनी है तो आपको कहीं भी थर्ड पार्टी कोई दूसरे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो सारी चीजें उसी में इंटीग्रेटेड होगी। तो आपका डेवलपमेंट टाइम जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा और आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी जब भी आप कोई गेम को डेवलप कर रहे हैं। तो इसीलिए गेम इंजन को यूज करना बहुत रिक्वायर्ड रहता है। और अगर आप गेम डेवलपर फील्ड में जाना चाहते हैं तो हमेशा जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे तो वो कंपनी हमेशा प्री रिक्विजिट में चाहेगी कि आपको कोई ना कोई एक इंजन या आईडी का, गेम मेकर आईडी या इंजन का एक अच्छा खासा एक्सपर्टीज हो, अच्छा खासा आइडिया हो कि किस तरीके से गेम डेवलप किए जाते हैं इन पर्टिकुलर इंजन्स के ऊपर। तो ये तो हुआ गेम मेकर का प्री रिक्विजिट, ठीक है, कि भाई आप इंजन्स को यूज कर सकते हो। अब इंजन्स के अंदर भी क्या होती है, कुछ लैंग्वेजेस यूज में आती है जिनको आपको सीखना रहेगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, अगर आप अपनी जर्नी एज अ गेम डेवलपर स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड होगा कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि क्या हो गया कि स्किल्स क्या रिक्वायर्ड रहेगी, कि स्किल्स क्या है भाई। कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा किसी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अडेप्ट करना। बट अगर आपने अभी तक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी और अभी से स्टार्ट करना चाहते हो तो द बेस्ट ऑप्शन इज कि आप सी से शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। बट मैं आपको गेम मेकर के हिसाब से अगर पर्सपेक्टिव से बताऊं तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है सी प्लस प्लस या सी शार्प, जो आपका यूनिटी में अगर आप डेवलप करते हो गेम्स को, जहां पे आप 2D में गेम्स बना सकते हो, 3D में गेम्स बना सकते हो, VR का सपोर्ट मिलता है आपको वहां पे। तो उसमें अगर आप डेवलपमेंट करते हो और आप खुद का कुछ प्रिस्क्राइब कोड लिखना चाहते हो, एग्जीक्यूशन करवाना चाहते हो, डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जो लैंग्वेज आनी चाहिए वो होती है सी प्लस प्लस। तो आपको सी प्लस प्लस से अच्छा खासा कमांड कर लेना होगा, फिर आप यूनिटी को यूज करके अच्छा खासा गेम डेवलप कर सकते हो। अगर आपको अनरियल 3D इंजन को यूज करना है, यानी कि अगर आपको ग्राफिक्स के हिसाब से और ज्यादा एनहेंसमेंट चाहिए अपने गेम के अंदर, तो आप अनरियल 3D इंजन को यूज कर सकते हैं। वहां पे जो कोड लैंग्वेज यूज में आती है वो सी प्लस प्लस है। तो बाकी सारी जो चीजें हैं, अगर मैं सम अप करूं तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। और अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग में जो सबसे ज्यादा आपको यूजफुल रहेगी वो रहेगी आपकी सी प्लस प्लस या सी शार्प या सी पाइथन, जावा एक्सेट्रा। बट इस प्रोसेस में आप अगर सी प्लस प्लस या सी शार्प सीख लेते हैं तो काफी ज्यादा आपको बेनिफिट मिल जाएगा जब भी आप कोई भी इंजन के अंदर अपना डेवलपमेंट जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो इस पे कमांड करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव की। अगर हमारा जो नीश है वो डिजाइनिंग का है, गेम डिजाइनिंग का है, तो उस केस में आप अपना नीश जो फर्दर सब नीश है वो भी सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको एनिमेशन फील्ड में जाना है, ग्राफिक्स फील्ड में जाना है, VFX वाली फील्ड में जाना है, 3D मॉडलिंग में जाना है, कैरेक्टर डिजाइनिंग में जाना है या कैरेक्टर एनिमेशन में जाना है। तो इन सब के लिए ना मार्केट में कई सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आपको 3D मॉडलिंग करनी है तो उसके लिए आपको रेंडर करके एक सॉफ्टवेयर मिल जाता है, उस पर आप अपना कमांड बना सकते हैं। और 3D मॉडलिंग केवल गेम्स में नहीं, बहुत सारे जगह पे काम में आने लग गई है आजकल। तो वो भी एक प्लस बेनिफिट होगा आपके लिए अगर आप 3D मॉडलिंग सीख लेते हैं। डिजाइनिंग के अंदर अगर ग्राफिक्स देखना चाहते हैं तो ग्राफिक्स के लिए आप कई सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव से भी अगर देख रहे हैं तो आप इन नीश को सेलेक्ट करके इसमें अपना डेवलपमेंट जो लर्निंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट में इसको सम अप कर देता हूं, अगर आप भी अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं
गेम डेवलपमेंट के अंदर या गेम मेकिंग के अंदर, तो उसके लिए आपको क्या स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहला, एनालाइजिंग द गेम वीडियो, कि गेम वीडियो जो आप बनाना चाहते हो, गेम जो एक्चुअल में आप बिल्ड करना चाहते हो, उसमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। अब बात कर लेते हैं मेन चीज की। अरे यार बाकी सब तो ठीक है, अगर मैं सीख भी गया और मैं प्लेस भी हो गया, तो एक्चुअल में एक एवरेज सैलरी क्या होती है गेम डेवलपर की, वो भी तो जाननी जरूरी है। तो इसी से तो हमको पता चलेगा कि एक्चुअल में भी एक गेम डेवलपर कितना अर्न कर रहा है और कितना अर्न कर सकता है आने वाले टाइम के अंदर। इसी से हमारे फ्यूचर को हम सिक्योर कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही, हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि गेम मेकर इंडस्ट्री के अंदर एक डेवलपर को या एक डेवलपर या एक डिजाइनर की जो बेसिक अर्निंग होती है वो कितनी होती है। जो गेम डेवलपर होता है, चाहे वो किसी भी निश का, उनकी जो बेसिक सैलरी होती है इनिशियली, वो रहती है नियर अबाउट 5 LPA. It can be starting with 5 LPA and it can go up to 30 LPA. एंड देखो, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इससे ज्यादा अर्न नहीं कर सकते या इनिशियली इससे कम प्राइस नहीं मिलती है। ये ऑन एन एवरेज में जो सैलरी आपको मिलती है इंडिया के अंदर, उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि 5 LPA से लेके 30 LPA तक की सैलरी रेंज रहती है एक गेम डेवलपर की, चाहे वो किसी भी नीश का हो। उसके अंदर काफी सारी चीजें, काफी सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं कि वो उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसकी एक्सपर्टाइज कितनी है, उसका कितना इन्वॉल्वमेंट है उस पर्टिकुलर गेम डेवलपमेंट के अंदर, उसका कितना पार्ट है, क्या रोल प्ले है उसका, देन क्या इम्पैक्ट वो लेके आता है उस गेम के अंदर। तो ये सारी चीजें भी उसमें कहीं हद तक मायने रखती है। और यहाँ पे इट्स नॉट द लिमिट, 30 LP इज नॉट द लिमिट, इससे ज्यादा किसी को मिलता ही नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे डेवलपर होंगे इंडिया के अंदर, ऑल ओवर द ग्लोब के अंदर, जो इससे भी कहीं गुना ज्यादा अर्न कर रहे होंगे। उन्होंने अपनी एक वैल्यू क्रिएट कर रखी है, उन्होंने अपना जो एक्सपर्टाइज है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उसको इस पर्टिकुलर तरीके से इन्वेस्ट कर रखा है इतने सालों के अंदर कि आज उनको उसकी रेवेन्यू मिल रही है। तो आपको भी यही करना है, स्टार्ट करना है और धीरे धीरे अपने आप अपने काम की जो वैल्यू अगर क्रिएट कर लेते हैं, आप अपने काम का एक वैल्यू इम्पैक्ट लेके आप आते हैं, तो ऑब्वियसली आपको कंपनी उतना पे करेगी जितना आपको रिक्वायर्ड है, जितना आपका एक्सपेक्टेशंस है। तो इट्स जस्ट द एवरेज सैलरी जो 5 से लेके 30 LPA के बीच में रहती है। इसके अंदर भी मैं अगर बाइफरकेट करूं, तो जो आपकी गेम डिजाइनर की जो सैलरी होती है नियर अबाउट 5 to 6 LPA के बीच में रहती है, और जो आपके गेम डेवलपर की इनिशियल सैलरी रहती है पर एनम, वो रहती है नियर अबाउट 5.6 टू लेके 7.8 LPA तक। तो ये स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है। एंड इसके बाद में जितना ज्यादा आप इसमें इन्वॉल्व होते हो, जितना ज्यादा इसमें ग्रोथ लेते हो कम टाइम के अंदर, उतना ज्यादा आप अर्न कर सकते हो इस फील्ड के अंदर। क्योंकि जैसा कि हमने बताया, आने वाले सालों में ये इंडस्ट्री और बूम पे जाने वाली है, और ज्यादा गेमर्स बढ़ेंगे। जितने ज्यादा गेमर्स बढ़ेंगे उतनी ज्यादा गेम्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, और जितनी ज्यादा गेम्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, एक गेम एक बिजनेस बन गया। तो जितनी ज्यादा गेम की रिक्वायरमेंट होगी, उतना ज्यादा गेम डेवलपर्स की, गेम डिजाइनर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और जहां रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है वहां वैल्यू भी ज्यादा क्रिएट हो जाती है। तो अगर आप उस चीज में एक्सपर्टाइज हो जाते हो, तो आप वहां पे एक अच्छा खासा इंपैक्ट पैदा कर सकते हो, और जब आप अच्छा खासा इंपैक्ट क्रिएट कर पाओगे, तो ऑब्वियसली आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होगी उतनी या उससे कहीं गुना ज्यादा आपको सैलरी भी मिल सकती है। तो आई होप मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया है सारे एस्पेक्ट्स का। तो अगर आपको गेम इतना ही एक्साइट कर रहा है जितना कि मेरे को करता है, तो आप भी अपनी जर्नी को आज ही किक स्टार्ट कर सकते हो। किक स्टार्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स है जिनको आपको फॉलो करना है। वो स्टेप्स क्या है? सबसे पहला, डेवलपमेंट एज अ इंडिविजुअल, यानी कि डिजाइन भी आप करोगे और डेवलप भी आप करोगे, क्योंकि इंडिविजुअल का काम ये होता है। तो देखो, गेम डिजाइनर्स जब हम बड़ी बड़ी कंपनी में जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, एक बड़े गेम को हम डिजाइन कर रहे होते हैं, एक बड़े गेम के अंदर हम जा रहे होते हैं। तो वहां पे डिजाइन का रोल, गेम को स्टोरी बिल्डिंग का रोल, कैरेक्टर डिजाइनिंग का रोल, एनिमेशन का रोल, ग्राफिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जब इनिशियली हम सीख रहे हैं, तो हम एक छोटी स्मॉल स्टोरी को भी ले सकते हैं जो आपके दिमाग में आती है, उसके बेसिस पे आप एक गेम को बिल्ड कर सकते हो कि भाई जो मार्केट में पहले से है उनके बेसिस पे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि देखो, अगर आपको कोई चीज को सीखना है, तो मार्केट में जो गेम्स आ रखे हैं, जो बेसिक गेम्स है, वहां से आपको शुरुआत करनी है। उनको बिल्ड करने के लिए जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज में आती है, जो भी आपके यूआई कंपोनेंट्स होते हैं, उनको यूज करते हुए आप ऐप बेस्ड गेम्स बना सकते हो, जिसमें ज्यादा जो फोकस रहेगा आपके लॉजिक पे रहेगा कि आपने क्या लॉजिक लगा के इस गेम को बिल्ड किया। इससे आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो बढ़ता जाएगा, कि भाई गेम डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है वो आपका बढ़ रहा है। डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव से जब हम सोचेंगे, तो हमको पहले डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव पे नहीं जाना है, हमको पहले किस पे जाना है, हमारे लॉजिक एबिलिटी के ऊपर, कि हम किस तरीके से गेम को डेवलप कर रहे हैं, क्या चीजें हैं जो हम यहाँ पे मिस आउट कर रहे हैं, और किस तरीके से हम उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इनिशियली आपको गेमिंग डिजाइनिंग पे ज्यादा फोकस नहीं रखना है, आपको स्टोरी बिल्डिंग पे फोकस रखना है, एंड उसको किस तरीके से आप डेवलप करके उस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर सकते हो, चला सकते हो, और गेम प्ले बनाना है आपको। ऐसे कई सारे डिफरेंट आपको स्टार्टअप एप्स मिल जाएंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं कई सारे ऐसे रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, जिनकी हेल्प से आप अपनी गेम डेवलपमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको यूट्यूब चैनल के लिंक्स भी मिल जाएंगे, जो पर्टिकुलरली गेम डेवलपमेंट फ्रॉम बिगिनर्स के लिए बनाए गए हैं।
एंड ऐसे वेबसाइट्स एंड ऐसी पीडीएफ्स भी शेयर्ड होगी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आपकी गेम डेवलपमेंट जर्नी को और आसान कर देगी। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर। पहले हमने देखा कि नॉर्मल बेसिक एप्स हमने बिल्ड किए, चाहे वो दैट कैन बी प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक, यानी कि मैं एंड्रॉइड के लिए बना सकता हूँ, मैं आईफोन के लिए बना सकता हूँ, मैं डेस्कटॉप गेम बना सकता हूँ। अब हमको एक अच्छा खासा आइडिया हो गया, अब हम सीधा स्विच करेंगे एक्चुअल में जहाँ पे ग्राफिक्स ओरिएंटेड हमारा गेम बनेगा। तो वहां पे आ जाता है हमारा 2D गेम्स। तो हम यहाँ पे 2D गेम्स को डिजाइन करेंगे और उनके अंदर लॉजिक बिल्ड करेंगे। अब इसके लिए आपको अच्छे खासे ग्राफिक्स की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो उसके लिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप इन पर्टिकुलर गेमिंग इंजन्स को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 2D गेम्स आप डेवलप करना चाहते हो तो यू कैन प्रीफर गेम मेकर स्टूडियो। ऐसा नहीं है गेम मेकर स्टूडियो में आप 3D नहीं बना सकते हो, बट क्योंकि गेम मेकर स्टूडियो 2D के लिए ही डिजाइंड है, 3D के लिए वो डिजाइन नहीं है, तो आपको कहीं ज्यादा एडिशनल एफर्ट देना पड़ेगा, एडिशनल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड रहेंगे अगर आप उस प्लेटफॉर्म पे 3D गेम्स बनाते हैं। तो जब आपका 2D पे अच्छा खासा कमांड हो जाए देन यू नीड टू स्विच टू 3D गेम्स। अब 3D गेम्स बनाने के लिए बेस्ट जो गेम इंजन प्रोवाइडेड है मार्केट में वो है यूनिटी। मेरा एक पर्सनल फेवरेट है यूनिटी। मैंने जो इनिशियली गेम्स डेवलप किए थे वो यूनिटी पे डेवलप किए थे। मैंने ऑग्यूमेंटेड रियलिटी को यूज करते हुए जो गेम्स डेवलप किए थे वो मैंने यूनिटी से किए थे। काफी इजी टू लर्न है, आसानी से एक बिगनर उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को स्टार्ट कर सकता है सीख के और उसमें अच्छे खासे गेम को डेवलप कर सकता है इन नो टाइम। और यूनिटी जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म भी है, यानी कि जो भी आप प्रोजेक्ट वहां बनाओगे, यानी कि जो भी गेम आप वहां डेवलप करोगे उनको आप सारे प्लेटफॉर्म्स पे डिप्लॉय कर सकते हो। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हो गया कि एक जगह डेवलप करो और बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे उनको चला सकते हो। तो अगर आप कोई भी गेम बनाते हो यूनिटी के अंदर तो आपके पास में ये कहीं पे भी क्लॉज नहीं रहेगा कि भाई ये जो गेम बन रहा है ये सिर्फ डेस्कटॉप के लिए। वही सेम गेम आप डेस्कटॉप के लिए भी डिजाइन कर सकते हो, वही सेम आप अपने मोबाइल के लिए भी कर सकते हो, वही सेम आपके वेब के लिए भी कर सकते हो। प्लस यूनिटी का एक बहुत बड़ा डेवलपर कम्युनिटी भी है जो भी आपको कहीं पे भी आपको एरर्स आती है, प्रॉब्लम्स आती है, बग्स आती है तो उनके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगा। उनके रिसोर्सेज, उनकी जो लिंक है कम्युनिटी की लिंक, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से भी आपको कहीं ज्यादा सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि काफी टाइम से मैं कहूँ सबसे ज्यादा टाइम से जो डेवलपमेंट गेम डेवलपमेंट में काम में आने वाला इंजन है वो यूनिटी है। उसके बाद में आता है कि अगर आपको 3D में बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव ग्राफिक्स का यूज करना है, जैसे कि पबजी जैसा गेम, काउंटर स्ट्राइक, आप देखोगे मार्केट में बहुत सारे हिटमैन 2, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिनमें बहुत रियलिस्टिक, GTA 5, ठीक है, जिनमें आपने बहुत ही रियलिस्टिक गेमिंग एनवायरनमेंट देखा होगा। तो अगर ऐसा एनवायरनमेंट आप भी बिल्ड करना चाहते हैं गेम के अंदर तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं अनरियल 3D इंजन। इसी में एक और है क्राई इंजन। तो ये कुछ इंजन हैं जिनको यूज करते हुए आप भी अपना एक 3D हाई हाई डेफिनेशन, हाई ग्राफिक गेम डेवलप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि भाई यार इनमें लैंग्वेजेस कौन सी यूज आती है। तो आपने एक रोड मैप तो बता दिया कि पहले इन गेम्स को बनाओ, फिर 2D गेम्स को बनाओ, फिर 3D गेम्स पे जाओ, फिर आप 3D में भी हाई जो डेफिनेशन, हाई ग्राफिक्स जो गेम्स होते हैं उनको डेवलप करो। तो इनमें हर एक के अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस होंगी। तो कौन सी लैंग्वेजेस किसके लिए सीखनी है, किस तरीके से सीखनी है, उसको समझते हैं। सबसे पहले जो आपकी 2D गेम्स में जो हम गेम मेकर स्टूडियो को यूज कर रहे हैं तो उसमें रिक्वायर्ड होती है C++, ठीक है। अगर यूनिटी की बात करें तो वहां पे आप 2D गेम्स भी बना सकते हो, 3D गेम भी बना सकते हो। तो आपको ये डिसाइड करना है कि जरूरी नहीं है कि आप 2D गेम मेकर स्टूडियो में ही बनाओ, आप 2D गेम्स जो है वो यूनिटी के अंदर भी डिजाइन कर सकते हो, 3D गेम्स भी यूनिटी में डिजाइन कर सकते हो और एक अच्छे खासे लेवल के ग्राफिक्स भी आपको 3D यूनिटी के अंदर मिल जाएंगे। फिर अगर आप कहीं अपने ग्राफिक्स को और अच्छा इंप्रूव करना चाहते हो जो कि सपोर्ट लिटिल बिट आपको नहीं मिलता यूनिटी के अंदर, तो आपको स्विच होना रहेगा अनरियल 3D के अंदर या फिर क्राई इंजन के अंदर। तो वहां पे यूज में आती है आपकी फिर से C++। तो मेनली आपको फोकस रखना है C# के ऊपर या C++ के ऊपर। तो इन लैंग्वेजेस पे कमांड करके अपनी गेम मेकर जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो आई होप आप सभी को पता लग गया होगा कि किस तरीके से गेम्स डेवलप किए जाते हैं, किन पर्टिकुलर पोर्शंस में डिवाइडेड होते हैं, कौन कौन से इंजन जो है वो रिक्वायर्ड रहते हैं, किन स्किल्स को हमको एक्वायर करना चाहिए इन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स में गेम डेवलप करने के लिए। तो आप आज से ही किक स्टार्ट कर सकते हैं अपनी गेम डेवलपमेंट जर्नी को। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए गेम डेवलपमेंट का कोर्स लेके आए यूनिटी, गेम मेकर, अनरियल के अंदर, तो उसके लिए हम टारगेट सेट करते हैं इस वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज का। तो अगर हमारे इस वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज हो जाते हैं तो वैसे ही आपको एक कम्युनिटी पोस्ट मिलेगा रिगार्डिंग द गेम डेवलपमेंट प्लेलिस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगाओ, नॉलेजेबल लगाओ, तो अभी जाइए शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में जिनको जिनको भी ये वीडियो हेल्प कर सकता है। अगर वो अपने करियर में कंफ्यूज्ड हैं या फिर वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, करियर सेट करना चाहते हैं गेम के अंदर एंड उनको कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो अभी शेयर करें अपने फ्रेंड्स, कजिन्स, रिलेटिव्स के साथ में जिनको भी ये वीडियो हेल्प कर सकता है। तो एंड करते हैं इस सेशन को विद एक्साइटमेंट न्यूज। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चाहिए सब्सक्राइब करिए और ऐसी ही वीडियोस के लिए टाइमली नोटिफाइड रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
See you.